हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी शुक्ला आज फिर से आपके सामने हाजिर है टारगेट विद केसीएच के साथ। जैसा कि हमारी ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही है, ज्योग्राफी की श्रृंखला में हमारे कुछ टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी की। इससे पहले हमने आपको कुछ बेसिक जानकारी ज्वालामुखी के बारे में दी। कारण जैसे हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते थे या पढ़ाते हैं, उसमें ज्वालामुखी का जिक्र कई बार आया था। तो आपके माइंड में अगर हम ज्वालामुखी शब्द कह रहे हैं तो आपके माइंड में एक चीज अपने आप उभर के आ गई होगी कि ज्वालामुखी का जन्म कैसे होता है। ठीक है, आपके मस्तिष्क में तुरंत बात आ गई होगी कि जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का जन्म कैसे होता है। ठीक है, आज हम ज्वालामुखी को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, जिससे आने वाले पेपर में कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए। चलिए, तो हम बात करते हैं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी कहते किसे हैं? अब देखिए, हमें कैसे से हमें रटना नहीं, हमें शब्दों के माध्यम से इसे समझना है। ज्वालामुखी शब्द में स्वयं में दो शब्द छिपे हुए हैं, एक तो ज्वाला और दूसरा मुख। यानी जब ज्वाला मतलब आग मुख से निकलती है, मुख मतलब पृथ्वी से, क्लियर। और जब ज्वाला निकलेगी तो ज्वाला के साथ साथ क्या निकलते हैं? राख निकलती है, धूल निकलती है, गैसें निकलती हैं, क्लियर। इसके साथ साथ चट्टानों के टुकड़े भी निकलते हैं, चट्टानों के टुकड़े। समझ में आ गया होगा? यानी जब पृथ्वी से यानी भूपृष्ठ से या भूपर्पटी से राख, धूल, गैस, चट्टान, इसके साथ साथ क्या बाहर आता है? मैग्मा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? लावा। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि जब हमारा लावा या जो भूमि के अंदर रहता है उसे हम लावा कहते हैं या मैग्मा कहते हैं। ध्यान से सुनना, जब जमीन के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर होता है तो मैग्मा होता है, और बाहर आकर जब वो जम जाता है ठंडा होके तो लावा बन जाता है। ठीक है, चलिए। तो जब ज्वालामुखी आते हैं या ज्वालामुखी फटता है तो उसके साथ साथ क्या होता है? राख, धूल, गैसें, चट्टान के टुकड़े, और इसके साथ साथ हमारा मैग्मा भी होता है। चट्टानों के टुकड़े को ही कहा जाता है पायरोक्लास्ट। क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट। जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो कैसा होता है? तरल, ज्यादा तरल हो सकता है, कम तरल हो सकता है। इसके साथ साथ इसकी प्रकृति कैसी होती है? चिपचिपी होती है। कैसी होती है? चिपचिपा। जैसा हमारा दूध होता है ना, वैसा ही होता है। इसीलिए क्या करता है? पायरोक्लास्ट चट्टान के टुकड़ों को बांध देता है, चट्टान के टुकड़ों को बांध देता है, यानी जमा देता है। ठीक। तो जब पृथ्वी की भूपर्पटी से राख, धूल, गैसें, कई गैसें आती हैं, आप देख सकते हो कि किस तरह से गैसें बाहर निकलती है। जियो में किस रूप में दिखाई देती हैं? राख, धूल और गैसें मिलकर में किस रूप में दिखाई देती हैं? धुएं के रूप में। किस रूप में दिखाई देती है? धुएं के रूप में। ठीक है, और जिससे वातावरण में क्या छा जाता है? अंधेरा छा जाता है, वातावरण में अंधेरा छा जाता है। यानी जब भूपर्पटी से गैसें, जलवाष्प, राख, चट्टान के टुकड़े या चट्टान के विखंडित पदार्थ तथा लावा बाहर आता है, उस क्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। उस क्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? वही यानी क्या है? राख, धूल, गैसें यानी मिलकर धुआं बना दिया। चट्टान के टुकड़े तथा मैग्मा जब पृथ्वी की सतह को तोड़कर बाहर आते हैं तो क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी कहलाता है।
क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी में जो लावा होता है ये कहाँ होता है? याद करिए, हमने आपको बताया जब प्लेटें थी ना, जब प्लेटें थी, प्लेटें किस पर तैर रही थी? हमारे स्टेनोस्फीयर पर। किस पर तैर रही थी? हमारे स्टेनोस्फीयर पर। याद आया? स्टेनोस्फीयर का नीचे वाला भाग कैसा था? नीचे वाला भाग हमारा अर्ध ठोस में रहता है, अर्ध ठोस में रहता है। तो जो हमारा लावा होता है, ये लावा कहाँ भरा है? ये देखो, आप देख सकते हो मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर, या हम कह सकते हैं मेल्टर। समझ में आ गया होगा? यानी जो लावा होता है वो हमारा स्टेनोस्फीयर या मेल्टर में पाया जाता है। अब ये जब बाहर निकलता है, अब ध्यान से आपको देखना है, जब ये बाहर की तरफ आता है, ये देखो, ये जो हमारा है, ये आपको दिख रहा होगा फिगर। ठीक है, तो इसने क्या किया? ये हमारी भूपर्पटी है, क्रस्ट। तो जब ज्वालामुखी आया तो ज्वालामुखी किसके सहारे ऊपर तक आता है? एक नली के माध्यम से आता है। दिखाई दे रहा होगा, ये आपको नली दिखाई दे रही होगी। इस नली को कहा जाता है ज्वालामुखी नली। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी नली, जिसके माध्यम से लावा बाहर आता है। ज्वालामुखी से जब लावा बाहर आता है और आने के बाद वो क्या होता है? आसपास ठंडा होकर जम जाता है, आसपास ठंडा होकर जम जाता है। तो किसका निर्माण होता है? शंकु का। किसका निर्माण होता है? शंकु। छोटी रचना शंकु। अब यही घटना जब बार बार घटित होती है तो उससे विशाल विशाल पर्वत जैसी रचना का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वत। जिसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो क्या आते हैं? हमने भी आपको बताया, राख, धूल, धुआं, राख, धूल और गैसें। इसने कैसी आकृति बना दी? धुएं जैसी आकृति बना दी। ठीक है, तो ये क्या है? ये धुआं, ज्वालामुखी आने के समय। ठीक है, इसके अलावा जिस मुख से बाहर निकलता है, ये ज्वालामुखी नली का मुख है, तो ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं क्रेटर या बीवर। क्या कहते हैं? क्रेटर या बीवर। क्या कहते हैं? क्रेटर या बीवर। समझ में आ गया होगा? इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब बात करते हैं, जब लावा बाहर आता है तो उसके साथ साथ चट्टान के टुकड़े भी बाहर आ जाते हैं। क्या आते हैं? चट्टान के टुकड़े भी बाहर आ जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा ज्वालामुखी क्रिया, कि जब ज्वालामुखी क्रिया आती है तो ज्वालामुखी कैसे आते हैं और ज्वालामुखी के साथ क्या क्या निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। चलिए बात आगे करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, ज्वालामुखी में क्या क्या आता है। तो ज्वालामुखी क्रिया में राख, धूल, गैसें जब भूपर्पटी को तोड़कर बाहर की तरफ आती हैं तो ज्वालामुखी क्रिया का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी क्रिया का निर्माण होता है। इनमें पायरोक्लास्ट भी आता है। पायरोक्लास्ट क्या है? चट्टान के टुकड़े हैं। जो मैग्मा, इसके साथ मैग्मा भी आता है। मैग्मा कैसा होता है? तरल तथा चिपचिपा। ठीक है, तरल दो तरह का होता है। तरल, एक तो ऐसा तरल जिसमें लिक्विड की में जो हमारे अधिक लिक्विड फॉर्म में होता है उसे अधिक तरल कहते हैं। ठीक है, और वैसे तरल मतलब बिल्कुल ठोस अवस्था में नहीं होता है। बिल्कुल ठोस अवस्था में बहुत कम ऐसे चांस पड़ते हैं जब ठोस अवस्था में होता है। अत्यधिक कैसा होता है? तरल तथा चिपचिपाई होता है। हो गया होगा? नोट हो गया होगा? चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसा कि हम बात करते हैं ज्वालामुखी आने के कारण। ज्वालामुखी
आने के कारण, ध्यान से सुनना, आपको अभी याद हो जाएगा। ज्वालामुखी आने के दो कारण है, या ज्वालामुखी आने की दो मुख्य परिस्थितियां मानी जाती हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, पहला कारण क्या है? पहला कारण क्या है? जो पृथ्वी में क्या पाई जाती हैं? ये हमारी क्या है? प्लेटें। प्लेट, दो प्लेटें हैं इस तरह से। इस प्लेट को ए कहा गया और इस प्लेट को बी कहा गया। दोनों जब क्या होती हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। दोनों क्या होती हैं? जब एक दूसरे से अलग होती जाती हैं। दोनों जब क्या होती है? एक दूसरे से दूर हटती जाती हैं, तो अंदर से लावा निकलता है, अंदर से लावा को बाहर आने की जगह मिल जाती है, जिस कारण ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। ये घटना हमारी क्या कहलाती है? अपसरण। यानी जो ज्वालामुखी आते हैं वो एक तो हमारे अपसरण गति के कारण ही आते हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर बढ़ती है तो अंदर का जो लावा है वो बाहर की तरफ आ जाता है, अंदर का लावा बाहर की तरफ आ जाता है, जिससे ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हो जाती है। दूसरा कारण, अब इसका दूसरा कारण क्या है? इसे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे ये है हमारी यूरेशियन प्लेट, अब आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारी कौन सी है? ये हमारी पैसिफिक प्लेट है। ये हमारी कौन सी प्लेट है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। कौन सी प्लेट है? प्रशांत प्लेट। ध्यान से देखना, ये हमारी कौन सी है? प्रशांत प्लेट। ठीक है, और प्रशांत प्लेट क्या हो रहा है? प्रशांत प्लेट ठीक किस प्लेट से टकरा जाती है? ये हमारा अमेरिकन प्लेट है। ये हमारी कौन सी है? अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, जब अमेरिकन प्लेट से टकरा जाती है तो क्या होता है? यहीं पर बेनी ऑफ जोन, अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह से ये जो है ये इसमें प्रवेश कर जाती है, मेंटल में प्रवेश कर जाती है, तथा बेनी ऑफ जोन का निर्माण हो जाता है। कल भी हमने आपको बताया बेनी ऑफ जोन क्या है। एक भाई ने हमारे पूछा था बेनी ऑफ जोन क्या है। ऐसा स्थान जहां पर हमारी जो चट्टान पृथ्वी में प्रवेश कर जाती है तो पृथ्वी के ताप यानी आंतरिक ताप के कारण वह स्वयं ही पिघल जाती है। ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? बेनी ऑफ जोन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी चट्टान सतह क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी, और जब पिघल जाएगी तो लावा में कन्वर्ट हो जाएगी। लावा में कन्वर्ट होने के कारण ये क्या होता है? ये इसको अगर जलवाष्प मिल जाएगा तो ये फिर पुनः पृथ्वी की तरफ यानी पुनः भूपर्पटे की ओर अग्रसर हो जाती है और लावा के रूप में यानी हमारे ज्वालामुखी के रूप में क्या करती है? सतह पर आ जाती है। तो अगर हम बात करें दो गतियों के कारण ज्वालामुखी आते हैं, एक तो हमारी अपसरण गति थी और दूसरा हमारा अभिसरण गति थी। कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि ये दोनों चैप्टर दोनों टॉपिक हमने आपको इतने अच्छे से पढ़ाए हैं कि आपको तुरंत ही समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी किन दो कारणों से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कि जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है यानी जो ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न होती है वो किन दो कारण तो आपने समझ में आ गए होंगे, क्लियर आ गए ना। चलिए, तो जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है वो कितने प्रकार से होता है? चलिए नोट कर लीजिएगा। आपने नोट नहीं किया, आपको दोबारा से नोट करना तो नोट कर सकते हैं। ज्वालामुखी आने के कारण क्या है?
दो कारण, एक तो अभिसरण, दूसरा अपसरण। जब प्लेटें दूर जाती है तो भी ज्वालामुखी आते हैं, जब प्लेटें आपस में टकराती है तो भी क्या होता है, तो भी ज्वालामुखी आते हैं, तो भी ज्वालामुखी आते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी उद्भेदन के प्रकार। ज्वालामुखी उद्भेदन, देखिए हमने आपको हमेशा क्या समझाया है कि हमें किसी चीज को रटना नहीं है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है उद्भेदन के प्रकार कितने हैं, तो हमें ये नहीं करना है कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं। उद्भेदन, उद्भेदन, उद मतलब ऊपर की तरफ, भेदन मतलब भेद कर आना, ठीक है। जब ज्वालामुखी भेद कर आता है तो कितने तरह से आता है, तो कितने तरह से आता है, दो तरीके से आता है। ध्यान से देखना, जो ज्वालामुखी उद्भेदन के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। पहला है हमारा दरारी उद्भेदन, दरारी उद्भेदन। दूसरा है केंद्रीय उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन को ही क्या कहा जाता है, विस्फोटक उद्भेदन। उद्भेदन, जबकि दरारी उद्भेदन को क्या कहा जाता है, शांत उद्भेदन। तो भाइयों आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर 2 शब्द आपको मिल जाए, दरारी उद्भेदन और केंद्रीय उद्भेदन। जब उद्भेदन यानी जो हमारा लावा है, यहाँ हम ज्वालामुखी में क्या निकलता है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जब हम और आगे समझेंगे तो हम ज्वालामुखी की जगह क्या समझ लें, लावा। ज्वालामुखी मतलब जो मुख्य रूप से आता है वो लावा ही होता है, ठीक है। तो दरारी उद्भेदन, जब उद्भेदन की क्रिया यानी लावा के बाहर आने की क्रिया दरारों के माध्यम से संपन्न होती है। जब लावा दरारों के माध्यम से बाहर आता है तो क्या कहलाता है, दरारी उद्भेदन। जब दरारों के माध्यम से आता है तो धीरे धीरे आता है, इसीलिए इसे शांत उद्भेदन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, शांत उद्भेदन के नाम से भी जाना जाता है। दरारी उद्भेदन का मुख्य कारण यह होता है कि लावा को जलवाष्प अधिक नहीं मिल पाता है। जब जलवाष्प अधिक नहीं होगा तो केंद्रीय उद्गार होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि दरार के माध्यम से धीरे धीरे दरार हुई, धीरे धीरे क्या हुआ, अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर आ गया। कैसे, अब हम आपको बताते हैं। जैसे आप किसी बर्तन में कोई ऐसा तरल पदार्थ रखें, कोई भी तरल पदार्थ है, आप उसे क्या कर दो, आप उसे हल्के से कट कर दो, आप उसे हल्के से कट कर दो, तो क्या होता है, एक धीरे धीरे टपक के पूरी जो उसमें भरा होगा वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। उसी दरार के माध्यम से जो आपने कट लगाया उसी के माध्यम से धीरे धीरे हमारा बर्तन कुछ समय बाद खाली हो जाएगा, ठीक है। तो दरारी उद्भेदन का प्रमुख कारण क्या है कि जलवाष्प की कमी के कारण हमारा दरारी उद्भेदन होता है। अब दरारी उद्भेदन कहाँ होता है, इस बात को भी समझ लें। देखिए, जैसे हमने आपको बताया 2 प्लेटें थी, ठीक है। 2 प्लेटों में जब अपसरण की क्रिया हो रही थी, किसकी क्रिया, अपसरण, यानी प्लेटें क्या जाऊंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। यह हम कह सकते हैं, देखिए जैसे कोई प्लेट, ये प्लेट थी, कोई प्लेट थी, ये प्लेट क्या है, आपस में जुड़ी है। ध्यान से सुनना है मेरी बात को, देखिए ध्यान से जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको, क्योंकि हमें अपने लिए अटेंटिव रहना है, हम से कोई भी ऐसा पॉइंट मिस ना हो जाए जिससे कि हमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, जैसे हमारी प्लेट थी, प्लेट में आंतरिक कारण, यानी हमने आपको बताया है कि जो संवहन तरंगे हैं, वो जो संवहन तरंगे पृथ्वी की कोर से आती है, वो निरंतर क्या करती हैं, हमारे भूपर्वती से टकराती हैं, और टकराने के बाद उसे क्या करती है, लगातार उसे तोड़ने का प्रयास करती हैं। तो हम मान लेते हैं संवहन तरंगे लगातार हमारे भूपर्वती, ये हमारी क्या है, भूपर्वती है,
क्या कर रही है, भूपटपटी पर लगातार फोर्स बना रही है। इस फोर्स बनाने के कारण हमारी क्या हुआ, इस प्लेट में कुछ समय बाद चटकन सी आ गई। क्या हो गई, चटकन सी आ गई। ठीक है, धीरे धीरे ये चटकन कैसी होती है, धीरे 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 बढ़ती गई और बढ़ने के बाद अगर हम ऐसा मान लें इसने इस तरह से, ध्यान से देखना, अभी इसमें क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ दरार पड़ी है, प्लेट अलग नहीं हुई है। तो जो अंदर का लावा होगा यानी अंदर का जो मैग्मा होगा, मैग्मा भी क्या होगा, जलवाष्प की सहायता से बाहर आएगा, समान तरंगों के माध्यम से यहाँ तक आ जाएगा। जिस दिन ये प्लेट और समान तरंगें यहाँ तक पहुंच जाएंगी ना, समान तरंगें यहाँ तक पहुंच जाएगी और धीरे धीरे जब ऊपर उठने की कोशिश करेंगी तो ये क्या करेंगी, कुछ समय बाद ऐसी घटना घटेगी कि प्लेट दो भागों में विभाजित हो जाएगी और अंदर से आने वाला लावा हमारा बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा कि किस तरह अपसरण की गति के कारण हमारा कौन सा उद्वेदन होता है, दरारी उद्वेदन होता है। मुख्य रूप से जो दरारी उद्वेदन है वो अपसरण गति के कारण ही होता है, अपसरण गति के कारण ही होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो प्लेट थी दो भागों में डिवाइड हो गई। अब प्लेट दो भागों में डिवाइड हो गए, लगातार क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि बीच में हमारा क्या हो गया, मैग्मा आने लगा। ठीक है, मैग्मा आने लगा। अब मैग्मा क्या करेगा, मैग्मा हमारा यहाँ धीरे धीरे जमता जाएगा। कब, कंडीशन क्या है, ये तरल होगा ना, तरल होगा तो यहाँ भी फैलता जाएगा, यहाँ भी फैलेगा, यहाँ भी फैलेगा। कुछ समय बाद ये जो प्लेट होगी ये हमारी खिसक के, अब ये धीरे धीरे गति कर रही ना, तो कुछ समय बाद ये यहाँ पहुंच जाएगी। तो इसके साथ भी जो ये लावा होगा ये भी तो इसके साथ ही तो अलग हो जाएगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि हम आपको सब दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको हमारी बात समझ में तो आए। तो आपने देखा कि किस तरह अपसरण गति के कारण लावा बाहर आता है दरारों के माध्यम से शांत तरीके से, और जिस तरह प्लेटें जब अलग होती है तो उसी के साथ हमारा लावा का भी कुछ भाग अलग हो जाता है। ठीक, जो लावा शांत उद्वेदन के दौरान जो लावा आता है वो लावा कैसा होता है, अधिक तरल होता है। अधिक तरल होने के साथ साथ ये किसका निर्माण करता है, पठार का निर्माण करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है वो चादर रूप में फैलता चला जाता है। अधिक तरल है तो क्षितिज में यानी पृथ्वी पर चादर के रूप में इस तरह से बिखरता हुआ चला जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई ना, आ गई ना। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, टाइम दे रहे हैं आपको। देखिए इस टॉपिक को पढ़ने के ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद आपको हमारे 5 क्वेश्चंस का आंसर भी देना होगा। हमारे 5 क्वेश्चंस का आंसर भी देना होगा और आंसर वही दे पाएगा जिसने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना होगा। चलिए हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम आपको दरारी उद्भेदन कहाँ कहाँ हुआ है वो बता देते हैं। तो जरा याद करो, हमने जब आपको बताया अपघटन की प्रक्रिया, अपघटन की अपसरण की प्रक्रिया कहाँ कहाँ घटित हो रही है, कहाँ कहाँ प्लेटें दूर जा रही हैं। तो हमारा अमेरिकन प्लेट अलग हो रहा था किससे, अफ्रीकन प्लेट से। अफ्रीकन प्लेट अलग हो रहा था इंडो ऑस्ट्रेलियन से। समझ में आ गया होगा, कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे। चलिए आपको दिखाते हैं। सर फिगर नहीं लगा, एक सेकंड रुक जाइए। ये आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना है। ये वाला फिगर आपको दिख रहा होगा। ऐसे लॉक कर दे, यहाँ से हाथ में हट जाएगा। तो इसे ध्यान से हमें देखना है कि ये हमारी कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन। जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये हमारी अफ्रीकन प्लेट थी।
अफ्रीकन प्लेट से अगर हम बात करें पैंजिया का विखंडन हो रहा है तब से बात कर रहे हैं। पैंजिया जब था हमारा तो हमारा उत्तर अमेरिका सॉरी दक्षिण अमेरिका भी इसी से जुड़ा हुआ था, उत्तर अमेरिका भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ था। अब जरा हम देख ले ये वाला भाग ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर कोई चीज आपकी मिस हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये वाला भाग हमारा इस वाले भाग से जुड़ा होगा, ध्यान से देखना, इस वाले भाग से जुड़ा होगा। अगर हम इसे यहाँ सेट कर रहे तो ये वैसे ही क्या होगा, जुड़ जाएगा, वैसे ही जुड़ जाएगा। जब अपसरण की घटना घटित हुई, जब अपसरण की घटना घटित हुई तो पहले दरार पड़ी होगी ना, पहले दरार पड़ी होगी। दरार पड़ने के बाद दरार पड़ी होगी ना, दरार पड़ने के बाद क्या होगा, वही हमारी पृथ्वी से शांत लावा बाहर आया होगा। इसीलिए किसका निर्माण हुआ, पठारिये। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, क्योंकि यही भाग तो जुड़ा होगा ना। तो ये क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड, क्लियर, यानी ब्राजीलिया का पठार। समझ में आ गया होगा। चलिए आप ऊपर देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग इस वाले भाग से जुड़ा होगा। दरारी उद्भेदन के कारण अलग हुआ, पठार का निर्माण हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं। जब हमारा भारत अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुआ होगा, यानी पहले दरार पड़ी होगी ना, तो पहले हमारा भारत यहाँ से जुड़ा होगा, यहाँ से जुड़ा था, धीरे धीरे क्या हुआ, अलग हुआ। तो जब यहाँ से जुड़ा था और अलग होने की प्रक्रिया हो रही थी, यानी दरार पड़ी, तो अंदर से क्या आया, लावा बाहर आया। जब लावा बाहर आया तो कुछ लावा हमारा यहाँ फैल गया और कुछ लावा हमारा उसी के साथ, जैसे इस वाले बार जब फैला होगा तो ऐसे फैला होगा ना, ऐसे फैला होगा ना, दोनों तरफ गया होगा। तो कुछ लावा इस वाली प्लेट पर चला गया, जैसे ही प्लेट आगे की तरफ गतिशील हुई तो इसके साथ साथ क्या हुआ, हमारा लावा भी ऊपर की तरफ सरक गया, इसी के प्लेट के साथ ही टूटकर अलग चला गया, जो कि आज किस नाम से जाना जाता है, दक्कन का पठार। देख रहे होंगे आप, दक्कन प्लेटियम, दक्कन का पठार। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह दरारी उद्भेदन के कारण ज्वालामुखी से पठारों का निर्माण हुआ। समझ में आ गया होगा। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आई हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए तो बात हम आगे करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं केंद्रीय उद्गार। ठीक है, इसके विषय में बात करते हैं, केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्गार को ही किस नाम से जाना जाता है, विस्फोटक उद्गार। विस्फोटक उद्गार या उद्भेदन या उद्गार हम कुछ भी कह सकते हैं। यानी जब ज्वालामुखी, जैसे ये हमारी भूपर्पटी है, ठीक है, भूपर्पटी में जब तेज गति के साथ यानी विस्फोट के साथ, विस्फोट कब होगा, जब उसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, जब उसमें जलवाष्प गैसों की अधिक मात्रा होगी, दरारी उद्भेदन में पायरोक्लास्ट नहीं आ पाता है, चट्टान के टुकड़े नहीं आ पाते, क्योंकि जब जलवाष्प नहीं होगी तो चट्टान के टुकड़े कैसे आ जाएंगे। लेकिन जब हमारा केंद्रीय उद्गार होता है तो जलवाष्प तथा गैसों की अधिक मात्रा होती है, जिससे कारण
पायरोक्लास्ट यानी चट्टान के टुकड़े भी उसी के साथ जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा केंद्रीय उद्गार में जलवाष्प तथा गैसों की अधिक मात्रा होने के साथ साथ हमारा पायरोक्लास्ट की भी मात्रा अधिक होती है तथा ये जोर विस्फोट के साथ धमाके के साथ भू सतह को तोड़कर बाहर की तरफ निकल आते हैं। जिस कारण कभी कभी उद्गार के कारण ही जैसे विस्फोट के साथ उद्गार हुआ तो हमारी पृथ्वी क्या हो गई, पृथ्वी में कंपन होता है। कंपन के कारण भूकंप के झटके भी महसूस किए जा सकते हैं, भूकंप के झटके भी महसूस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये ज्वालामुखी नली है। ज्वालामुखी नली के द्वारा क्या आया, बाहर आया, इसे ज्वालामुखी नली कहेंगे। फिर से देखिए, इसे ज्वालामुखी नली कहेंगे। जिस मुख से आया वो हमारा क्रेटर या बीवर कहलाएगा, क्रेटर या बीवर कहलाएगा। जब ये लावा छोटे रूप में जमा होता है, जब लावा छोटे रूप में जमा होता है तो किसका निर्माण करता है, तो शंकु का निर्माण करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब लगातार आता रहता, लगातार आएगा, लगातार लावा निकलता रहेगा तो ये किसका निर्माण करेगा, तो ये पर्वत का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है, पर्वत का निर्माण करता है। समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है, जब तेज विस्फोट के साथ लावा बाहर आता है तो इसके ऊपर जो इसका मुख होता है, मुख कैसा हो जाता है, मुख इसका चौड़ा हो जाता है। मुख कैसा हो जाता है, मुख चौड़ा हो जाता है। मुख कैसा हो जाता है, इस तरह से बन जाता है, इस तरह से। ये आपको रचना दिख रही होगी ना। तो इस रचना को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कालडेरा। ये क्या कहलाता है, कालडेरा। कालडेरा का निर्माण कैसे होता है, जब हमारा ज्वालामुखी तेज विस्फोट के साथ आता है तो उसके मुख का ऊपरी हिस्सा काफी चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे हमारा कालडेरा का निर्माण होता है। जब कालडेरा में जल भर जाता है, बारिश हुई, जल भर गया तो कालडेरा झील बन गई। क्या बन गई, कालडेरा झील बन गई। जब मुख छोटा था उसमें अगर पानी भर गया तो किसका निर्माण हो गया, क्रेटर झील का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, क्रेटर झील का निर्माण हो गया। महाराष्ट्र की लोनार झील इसी का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी प्लीज। तो अब हम आगे बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। किसकी बात करेंगे, ज्वालामुखी के प्रकार के। चलिए, आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, कमेंट करिए। अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट करिए। अभी ज्वालामुखी उद्भेदन के प्रकार में किसका प्रकार है, ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार होते हैं। ज्वालामुखी के कितने प्रकार, 3 प्रकार। ठीक है, ये यहां से हटा देते हैं। सबसे पहला ध्यान से सुनना जाता है, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। पहला जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव या तो गैसें निकलती रहे, या जलवाष्प निकलती रहे, या इसके अलावा मैग्मा निकलता रहे, या हम कह सकते हैं ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से कुछ ना कुछ सदैव निकलता रहता है, ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। क्लियर, सदैव क्या निकलता रहे, गैसें, जलवाष्प या मैग्मा निकलता रहता है, ऐसे ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, लिख भी लेते हैं, सिसिली द्वीप पर। सिसिली द्वीप, ठीक है, कहाँ पर है, इटली में। तो सिसिली द्वीप पर है एटना ज्वालामुखी। सिसिली द्वीप पर एटना ज्वालामुखी। क्लियर, लिपारी द्वीप पर क्या है, स्ट्राम्बोली।
स्ट्रोम्बोली को ही कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। देखिए, अगर आपने मेरी बात को सुना होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसे प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है कैसा? सक्रिय। अब प्रकाश स्तंभ कहा गया, यानी स्तंभ मीन्स होता है खंबा, यानी इससे हमेशा क्या निकलता रहा होगा? मैग्मा निकलता रहता है, जिस कारण क्या होता है? प्रकाश सा बना रहता है। कहाँ पर होगा? भूमध्य सागर के आसपास होगा, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? इटली में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ दोनों ही पाए जाते हैं इटली में। इटली के नीचे ही हमारा भूमध्य सागर है। क्लियर? समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इक्वाडोर। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी सबसे ऊंचाई पर स्थित सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। तीसरा है हमारा अंटार्कटिका। अगर भाइयों हम अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका हमारा कैसा है? ठंडा क्षेत्र है, लेकिन ये ज्वालामुखी कैसा है? सक्रिय। ज्वालामुखी कैसा है? सक्रिय। कारण क्या है? हमारे अंटार्कटिका प्लेट, जो अंटार्कटिका प्लेट है, ध्यान से सुनना, अंटार्कटिका प्लेट प्रशांत प्लेट से अलग हो रही है। अंटार्कटिका प्लेट प्रशांत प्लेट से अलग हो रही है, दूर हो रही है, जिस कारण ज्वालामुखी आता है उसे क्या कहते हैं? माउंट इरेबस। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमारा, हम भी जानते हैं, हमारे देश का है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार के पूर्वी भाग पर, अगर हम बात करें पूर्वी छोर पर, एक ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन। हालांकि बहुत कम मात्रा में इससे धुआं निकलता रहता है, तो क्या इसे कहते हैं? बैरन। ठीक है, समझ में आ गया होगा कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। समझ में आ गया। इसके अलावा हम बात करते हैं अलास्का क्षेत्र की। नोट बना के आप लिख सकते हो अलास्का क्षेत्र, यानी अलास्का में एक क्षेत्र है कटमई क्षेत्र, जिसे कहा जाता है कटमई क्षेत्र। कहाँ पे? हम आपको दिखाएंगे। तो अलास्का क्षेत्र, जो अलास्का का भूभाग है, अलास्का का जो भाग है, वहां पर इतनी अधिक मात्रा में ज्वालामुखी क्रिया होती है। कारण वही होगा क्योंकि अमेरिकन प्लेट है, वो हमारी प्रशांत प्लेट से अलग हो रही है, जिस कारण अत्यधिक ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है। और ज्वालामुखी की क्रिया होने से वहां पर ज्वालामुखी जो क्रिया होती है उससे लावा कम मात्रा में निकलता है, जबकि धुआं जलवाष्प, हम कह सकते हैं धुआं और जलवाष्प अधिक निकलता है, जिसलिए वहां पर धुआं ही धुआं छाया रहता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हजार धुआरों की घाटी। हजार धुआरों की घाटी या धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है? तो धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है? अलास्का क्षेत्र को। अलास्का क्षेत्र में मुख्य रूप से कटमई क्षेत्र को कहा जाता है। कहाँ? अलास्का हमारा किस महाद्वीप का भाग है? तो हमारा उत्तर अमेरिका का। किसका? उत्तर अमेरिका का। क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करिए। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? सक्रिय, जो हमेशा क्रियाशील है, यानी हमेशा कुछ ना कुछ जिसके मुख से निकलता रहे। सिसिली द्वीप पर एटना, लिपाली द्वीप पर स्ट्रोम्बोली, इक्वाडोर पर कोटोपैक्सी, अंटार्कटिका पर माउंट इरेबस, अंडमान एंड निकोबार पे बैरन, अलास्का का कटमई क्षेत्र जो हजार द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है। एक हमारे भाई ने हमसे कहा है कि हम बहुत फास्ट बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ाएं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि फ्लो में बोल जाते हैं, जिससे आपको हो सकता लगता हो कि हम बहुत फास्ट बोलते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। दोस्तों, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप क्या करिए तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। जब आप फ्री बैठे हो तो उसी को निकाल के, क्योंकि जब हम आपको बताते हैं तो आपने देखा होगा कि लिखने के साथ साथ हम बोलते भी रहते हैं। जब आप लिखते हैं तो भी बोलते रहते हैं, तो आप
एक काम किया करो, तुरंत स्क्रीनशॉट कर लिया करो और जब फ्री हुआ करो तो गैलरी में जाकर स्क्रीनशॉट जितने भी हैं आप उन्हें आराम से लिख सकते हो, आप उन्हें आराम से लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपको दोबारा से रिवाइज करने का भी मौका मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरा हमारा कौन सा ज्वालामुखी है जिसे सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब देखिए प्रसुप्त, अगर हम इसे ध्यान से, सुप्त मतलब सोया हुआ है, सोया हुआ, और सोया हुआ इंसान कभी भी जाग सकता है। कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, जो चीज सो रही है इसका मतलब कि वो कभी ना कभी जागेगी। ठीक है, अगर हम बात करें मृत की, तो जो मरा हुआ है चाहे व्यक्ति हो या जानवर हो वो कभी नहीं जागेगा, लेकिन जो सोई हुई अवस्था में है उसके जागने की, कभी न कभी जागने की तो संभावना रहती है। अब कोई कुंभकर्ण तो है नहीं जो 6 महीने तक जागकर सोता रहेगा या 6 महीने बाद जागेगा। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जिनके कभी भी आने की संभावना जिनकी कभी भी आने की संभावना हो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, जागृत हमेशा क्रियाशील, सुसुप्त सोए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सुसुप्त ज्वालामुखी की तो जापान का, अब देखिए जापान कहाँ है, याद करिए जापान कहाँ है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कौन सी दो प्लेटें अलग हो रही हैं, एशियन प्लेट हमारी, यानी हम बात करें अगर यूरेशियन प्लेट, और दूसरी तरफ हमारी कौन सी प्लेट है, तो पैसिफिक प्लेट। ठीक है, चलिए जापान का फ्यूजियामा, ठीक है, तो जापान का फ्यूजियामा हो गया। और इसके बाद हमारा इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, ठीक है, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ। तीसरा हमारा इटली का है विसुवियस। लगभग 75 ईस्वी पहले, लगभग 75 ईस्वी का समय रहा होगा, तब एक ज्वालामुखी फटा था जिसका नाम था विसुवियस। तब लोगों को ज्वालामुखी के बारे में इतना अधिक ज्ञान नहीं था और लोगों ने ये समझ लिया कि अब दुनिया समाप्त होने वाली है। ऐसा कहाँ माना गया था, इटली में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जब ज्वालामुखी शांत हो गया तो पता चला कि अरे इस दुनिया समाप्त नहीं हो रही थी, ये तो ज्वालामुखी था। चलिए तो बात करें आगे, तो इटली में क्या हो गया, विसुवियस हो गया। अब हमारे क्षेत्र में, अपने पड़ोसी क्षेत्र यानी अपने देश में है अंडमान एंड निकोबार में एक सक्रिय जो कि बैरन है, और दूसरा हमारा प्रसुप्त है जिसे क्या कहा जाता है, नारकोंडम। कौन सा है, नारकोंडम। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यही अक्सर ज्यादा पूछे जाते पेपर में, वही हम आपको बता रहे हैं। चलिए हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्लीज, जल्दी करिए। स्क्रीनशॉट में टाइम नहीं लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा ज्वालामुखी जिसे कहा जाता है मृत ज्वालामुखी। क्या कहा जाता है, मृत ज्वालामुखी। तो जो चीज मृत हो जाती है वो कभी दोबारा से जीवित नहीं होती है, यानी हम कह सकते हैं भविष्य में आने की कोई संभावना नहीं, उसका कारण भी है क्यों भविष्य में आने की संभावना नहीं होती है। कारण जब ये ज्वालामुखी आया, यानी जब ज्वालामुखी आने के कारण उनका मुख खुला रहा, बारिश होने के कारण उनके मुख में पानी भर गया, जिस कारण क्या हुआ, वहीं पर शांत हो गए, मुख खुला रह गया, यानी दोबारा अब आने की कोई संभावना नहीं होती। वैसे लावा क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, कुछ समय बाद उनका मुख क्या होता है, पुनः अपने आप बंद हो जाता है। जिनका मुख खुला रहेगा पानी भर जाएगा, पानी भरने के बाद शांत हो जाता है,
शांत होने के कारण वो ज्वालामुखी कैसे हो जाते हैं, मृत ज्वालामुखी हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मृत ज्वालामुखी जिनके भविष्य में आने की कोई संभावना नहीं है। चलिए, तो ऐसे कौन कौन से है? पूर्वी अफ्रीका में केन्या, केन्या है, केन्या पर ही है माउंट केन्या, इसके भविष्य में आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, दूसरा है हमारा तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में क्या है? किलिमंजारो। अब आप इसे समझ सकते हो, किलिमंजारो, किल मतलब किल कर दिया, जिसको किल कर दिया मार दिया तो उसको दोबारा से वो जीवित नहीं होगा, तो किलिमंजारो हो गया। तीसरा हमारा क्या है? इक्वाडोर। तीसरा क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर में क्या है? चिम्बारेजो। क्या है? चिम्बारेजो मतलब बेचारे को क्या कर लिया गया? चबा लिया गया चिंगम की तरह, तो उसको भी भविष्य में आने की उसकी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ईरान में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और लगातार पेपर में पूछा गया है। ईरान में दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से? देमाबंद और कोह सुल्तान। देमाबंद और कोह सुल्तान, ये कहाँ है? ये दोनों कहाँ है? ईरान। ठीक है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। एकांकागुआ का निर्माण भी किससे हुआ है? ज्वालामुखी से ही हुआ है। एकांकागुआ का कैसा है? शांत ज्वालामुखी। कैसी है? शांत ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, चोटी है जो हमारी कैसी है? शांत। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें म्यांमार का एक ज्वालामुखी है, म्यांमार का पोपा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, लिख सकते हो आप। चलिए, हो गया। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों के नाम और ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है, अब हम बात करते हैं विश्व वितरण ज्वालामुखी की पेटियां। ज्वालामुखी की पेटियां, तो ज्वालामुखी की कितनी पेटियां हैं? 3 ज्वालामुखी की पेटियां। ज्वालामुखी की कितनी पेटियां हैं? 3 पेटियां। अगर हम बात करें सबसे पहली पेटी का नाम क्या है? सबसे पहली पेटी कौन सी है हमारी? परिप्रशांत पेटी। यानी देखो यहाँ परि मतलब चारों ओर, प्रशांत मतलब प्रशांत, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर की पेटी परिप्रशांत पेटी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, प्रशांत महासागर में इतने अधिक ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया होती है कि प्रशांत महासागर को नाम दे दिया गया है अग्निवलय। यानी अग्निवलय मतलब चारों ओर क्या होगी? तो वलय जैसा है। अग्निवलय, अग्नि श्रृंखला, यानी अग्नि की क्या है? श्रृंखला है चारों तरफ। रिंग ऑफ फायर, रिंग मतलब गोला, फायर मतलब आग का गोला। सर्कल ऑफ फायर, सर्कल किसे कहते हैं? गोला ऑफ फायर मतलब आग का। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर, द सर्कल ऑफ फायर, अग्निवलय, अग्नि श्रृंखला किसे कहा? किस संज्ञा किससे दी गई है? प्रशांत महासागर को क्यों इतने अधिक ज्वालामुखियों की क्रिया होती रहती है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो पहली हमारी पेटी कौन सी है? परिप्रशांत पेटी। दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी, महाद्वीप के मध्य भाग से इस पेटी से संबंध है, इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहा जाता है। तीसरा है हमारा मध्य महासागरी। मध्य महासागरी कैसी को कहते हैं? मध्य अटलांटिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम अटलांटिक पेटी के विषय में बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, अटलांटिक महासागर में 2 पेटियां क्या होती हैं? यानी 2 प्लेटें हमारी अलग होती हैं। कौन कौन सी? एक तरफ हमारी यूरेशियन प्लेट, एक तरफ यूरेशियन है और नीचे हमारी अफ्रीकन प्लेट है। किससे अलग हो रही है? अमेरिकन प्लेट से अलग हो रही है। ध्यान से सुना,
जिस कारण अंदर से लावा आता है। और लावा किसका निर्माण करता है? लावा निर्माण करता है अटलांटिक महासागर में कटक का। ध्यान से सुनना है इसे, अटलांटिक महासागर में कटक का। अटलांटिक महासागर में कटक का। अगर हम देखें अटलांटिक महासागर के, आपको अपने साथ मैप भी रखना चाहिए, एटलस अपने साथ रखना चाहिए। जैसे हम आपको बताते हैं, आप तुरंत उसे ओपन करके देख सकते हैं। अगर आप कटक को देखना चाहें कि कटक की रचना किस प्रकार है, तो आप क्या करो, एटलस निकालो। एटलस में जहां पर विश्व भूगोल दिया है, विश्व भूगोल में आप ज्वालामुखी निकालो, ठीक है, यानी महासागर, जहां पर महासागर दिए, महासागर को जैसे ही आप खोलते हैं उसमें आपको एक ब्राउन कलर की लाइन दी होगी और उसमें दिया होगा ऊपर उठा हुआ भाग कटक है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं जो हमारा अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में दिन प्रतिदिन क्या हुआ, दिन प्रतिदिन लावा निकला और लावा कैसा होता गया, ठंडा होके जमता गया। इस तरह से, जैसे यहाँ से हम आपको बता दें, इस तरह से जम रहा है, ठीक है, इस तरह से जम रहा है। कभी कभी यहीं पर जमते 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 ये क्या हो गया, ये भाग ऐसे ऊपर उठता गया, ऐसे ऊपर उठता गया, ऐसे ऊपर उठता गया। ध्यान से देखना है, जो हम आइसलैंड देख रहे हैं, जो हम आइसलैंड देख रहे हैं, आइसलैंड का निर्माण इसी तरह से हुआ है। आइसलैंड का निर्माण इसी तरह से हुआ, इसीलिए आइसलैंड पर दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, ठीक है। आइसलैंड पर दो प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं, आइसलैंड पर दो प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनका नाम है हेकला और लाकी। आप लिख लेना, जिनके नाम है हेकला और लाकी, ठीक है। आइसलैंड के दो प्रमुख ज्वालामुखी हेकला और लाकी, समझ में आ गया होगा। तो मध्य अटलांटिक प्लेटी में कुछ भी बताने का है नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया, दो प्लेटें अलग हो रही हैं धीरे धीरे, जिस कारण अंदर से लावा निकल रहा है, ठीक है। चलिए, अब आपको आगे बताते हैं। देखिए, ये इसमें आपको समझना है कि आप सब कुछ देख चुके हो, समझ चुके हो, सिर्फ आपको समझना है पेटियों के बारे में, ठीक। यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट हमारे यहाँ पर मिले, ध्यान से देखना है। और यहाँ पर आपको इस तरह से रचना दिख रही होगी, एक सेकेंड, इस तरह से ये जो रचना है, इसका मतलब क्या है, ज्वालामुखी आने के कारण, रेड कलर से दिख रही है ना, ज्वालामुखी आने के कारण ये क्या बन गई, इतने भाग उठ गए, चोटियां बन गई। दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, एक सेकंड, ये देखिए, हम देख रहे हैं, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है और ये हमारी कौन सी प्लेट है, प्रशांत प्लेट, ठीक है, प्रशांत प्लेट। तो ये प्रशांत प्लेट में ये वाली जो आपको दिख रही है, ये प्लेट, ठीक दिख रही होगी, ये हमारी कौन सी है, ये परिप्रशांत प्लेट है। ये देखो, यहाँ से ये आ गई, ये ध्यान से देखना है, ये और ये आने के साथ साथ ये निष्का प्लेट प्रशांत प्लेट का ही भाग है। अब ये यहाँ से क्या होती है, यहाँ से हमारी अंटार्कटिक प्लेट से अलग हो जाती है। इसी कारण इसी क्षेत्र में माउंट इरेबस, माउंट इरेबस यहाँ पर है, माउंट इरेबस इस स्थान पर है, माउंट इरेबस ज्वालामुखी, ठीक है। और जब हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट से अलग होती है, इस कारण आप देख सकते हो, ये देखो, ये आपको रेड रेड चोटियां दिखाई दे रही होंगी। हमने आपको पिछली बार बताया था प्रीवियस वीडियो में कि लगभग हमारे दक्षिण अमेरिका में लगभग 22 चोटियां बनी हुई हैं, जिनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। तो दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार से दिखाई दे रही है। चलिए, तो यहाँ ये हमारी कुछ प्रमुख ज्वालामुखी है, कौन कौन से भी आगे आने वाली फिगर में आपको बताएंगे। तो ये हमारी पहली पेटी हो गई, परिप्रशांत पेटी। दूसरी हमारी पेटी कहाँ से है, ये आप देख रहे होंगे अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से ये आती है, ध्यान से सुन लेना। अटलांटिक महासागर और अफ्रीका के ऊपरी भाग से होते हुए, हमारे हिंदुकुश पर्वत से होते हुए, हमारे हिमालय पर्वत से निकलकर पुनः कहाँ चली जाती है, फिलीपींस से होते हुए, और ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी यानी पूर्वी सिरे में प्रशांत पेटी से मिल जाती है। फिर से देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से प्रशांत प्लेट से मिल जाती है और यहीं से उठती हुई आती है
और हिमालय पर्वत से होते हुए, हिंदुकुश पर्वत से होते हुए और अफ्रीका के ऊपरी पूर्वी भाग से यानी ऊपरी उत्तरी भाग से होते हुए किससे मिल जाती है? हमारी अटलांटिक महासागर प्लेट से मिल जाती है, पेटी से मिल जाती है। समझ में आ गया होगा। हम देख सकते हैं अटलांटिक महासागर में ये आपको चोटियां दिख रही होंगी, दिख रही हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ? लावा था ना, लावा जिस स्थान पर जम गया वो स्थान ऊपर उठ गया। समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किलायू दिखाई दे रहा होगा, किलिमंजारो, ये देखो यहाँ पर किलिमंजारो दिया है, ठीक। इस तरह से और भी है साउथ अमेरिकन प्लेट के, यहाँ पर माउंट हेलियंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये किस तरह से ज्वालामुखी पर्वतों का, ज्वालामुखी शिखरों का निर्माण हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये कुछ फिगर बनाया है इसलिए कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ सके, इसीलिए हाथ से बनाया गया, इसलिए आपको कुछ समझ में हो सकता है, थोड़ा साफ समझा। हम देख लेते हैं, ये स्वयं की रचना है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अरे इतना समझ में आ जाएगा। चलिए, क्योंकि हम आपको इनके सबके बारे में बता चुके हैं तो ये सब आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ध्यान से देखना है, हमारी बात भी सुनते जाइए जिससे आपको कोई दिक्कत बाद में न हो। ये है हमारा दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। हमने आपको बताया दक्षिण अमेरिका में एकांका गुहा, शांत ज्वालामुखी, एकांका गुहा, ठीक है। इसके अलावा एकांका गुहा के पास में ही ओजस डे सलाडो, ठीक है। क्या है? यहीं पर है ओजस, ये आपको दिख रहा होगा, इसका पूरा नाम है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। अगर हम बात करें तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर लिखा हुआ तो दिख रहा होगा ना, ये लिखा है ओजस, ठीक है। क्या लिखा है? नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो हमने लिख दिया ओजस, ठीक है। ओजस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। दूसरा हमारा एकांका गुहा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा, ठीक है। इसके अलावा एक कोटोपैक्सी दिखाई दे रहा होगा, कोटोपैक्सी कहां पर? इक्वाडोर में। अभी आपको बताया कोटोपैक्सी इक्वाडोर बताया था ना। चलिए, चिम्बारेजो, शांत ज्वालामुखी चिम्बारेजो कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। इतना हम किसके लिए करते हैं? सब कुछ आपके लिए करते हैं, आप जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सीख सको, और आप एक शेयर भी नहीं कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं। इसके अलावा ये आपको चित्र दिख रहा होगा, देखिए ये प्रशांत, हमने आपको क्या बताया? परिप्रशांत पेटी, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर की पेटी परिप्रशांत पेटी कहलाएगी। लेकिन ये मध्य भाग में मोनोलोआ, ठीक है। मोनोलोआ कहाँ है? हवाई द्वीप में, इसीलिए हमने मोनोलोआ को आपको नहीं बताया है। मोनोलोआ कैसा, अगर आप चाहो तो मोनोलोआ सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। मोनोलोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ का? हवाई द्वीप का। चलिए अब बात आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका से बढ़ते हुए हम कहाँ जाते हैं? देखो लगातार चोटियां बनी हुई है, किसकी? ज्वालामुखी के आने के कारण, ठीक है, ज्वालामुखी के आने के कारण। चलिए अब बात करते हैं ऊपर। जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं हम देखते हैं माउंट शास्ता, माउंट हुड, माउंट रेनियर, कहाँ पर? तीनों की तीनों चोटियां यूएसए में पाई जाती हैं। तीनों की तीनों चोटियां हमारी कैसी हैं? ज्वालामुखी। माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो अलास्का मिलता है, इसके ऊपर आपको अलास्का का क्षेत्र मिलता है। एक सेकंड ट्राई करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, बस इसी क्षेत्र को कहा जाता है अलास्का। क्या कहा जाता है? अलास्का। ये वाला भाग क्या कहा जाता है? अलास्का का, ठीक है। अलास्का का कटमई क्षेत्र, क्या? अलास्का का कटमई क्षेत्र। यहाँ पर लगातार क्या होता है? धुआं निकलता रहता है। लगातार क्या निकलता रहता है? धुआं, जलवाष्प निकलता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हजार धुआंरों की घाटी। क्या कहा जाता है? हजार धुआंरों की घाटी। किसको कहा जाता है?
उत्तरी अमेरिका के अलास्का क्षेत्र। ठीक है, चलिए फिर से हम वहीं पर उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं। फिर इसके बाद घूमते हुए आ जाते हैं जापान में। ये हमारा क्या है, जापान है। कमचटका प्रायद्वीप भी इसी का भाग है। ये हम देख सकते हैं माउंट कुरिल। ठीक है, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में। ठीक है, इसके अलावा ये वाला भाग हमारा फिलीपींस है। क्या है, फिलीपींस है। ठीक है, फिलीपींस में माउंट मेयान, अगर नहीं समझ में आ रहा है, माउंट मेयान, माउंट ताल, माउंट ताल सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट ताल सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट मेयान, माउंट ताल। इसके अलावा एक और है पिनाटी बो, पिनाटी बो, ये बहुत बार पूछा गया है पिनाटी बो। ठीक है, तो पिनाटी बो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है, फिलीपींस में। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। 3 पेटियां कौन कौन सी, प्रशांत पेटी, मध्य सागरीय पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य सागरीय में कौन सा भाग आ जाता है, तो मध्य सागरीय में हमारा आ जाता है अटलांटिक महासागर। मध्य महाद्वीप में महाद्वीप का बीचों बीच का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम और भी कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, जिसमें आइसलैंड, आइसलैंड के 2 महाद्वीप, आइसलैंड के 2 प्रमुख लिख लीजिए आप। आइसलैंड के 2 प्रमुख ज्वालामुखी है, माउंट हेक्ला, माउंट हेक्ला और दूसरा लाकी, माउंट हेक्ला तथा लाकी। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, किसमें आपको कंफ्यूजन है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपसे छूट रहा है। चलिए, इसी के साथ साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। कल फिर इतने समय मिलते हैं, रात 8 बजे फिर से उपस्थित हो जाइएगा। जय हिंद।